हेलो, वेलकम एंड नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली सक्सेस में। आज के हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एंशंट हिस्ट्री से। तो एंशंट हिस्ट्री के बाद हम लोग मेडिवल शुरू करेंगे, मेडिवल के बाद मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करेंगे। और हर टॉपिक को हम लोग जो है इसको बाइलिंगुअल बेसिस पे ही करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर टॉपिक का हम लोग वो डिस्कस करेंगे, जिससे कि डायरेक्टली आपको क्वेश्चन वहाँ से मिल सकें। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए भी कर लीजिए जिससे कि रोज़ अब हर रोज़, क्योंकि अब एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो गया, तो आपको डेली वीडियोस मिलते रहें टॉपिक वाइज, और आपसे एक भी वीडियो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मिस ना हो। और दूसरा ये है कि जो भी अभी तक नए साथी हैं, अभी तक उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, तो आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोगों को फ्री आपको पीडीएफ नोट्स जो हम लोग वीडियो में डिस्कस करते हैं आंसर के साथ वहाँ आपको मिल जाएगा। दूसरा ये है कि डे टू डे हम लोग 150 से 200 क्वेश्चन जो जीएस का रहता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीएस अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आप एलटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी पीसीएस का, आज उत्तराखंड का एग्ज़ाम था, मैंने ग्रुप में वहाँ पे टेलीग्राम पे पीडीएफ का मैंने एक क्वेश्चन पेपर डाल दिया, जिसको चाहिए वहाँ से डाउनलोड कर ले। और अगर आप पीसीएस बिहार की दे रहे हैं तैयारी, या टीचिंग का दे रहे हैं, या एसएससी दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो ये मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। पॉलिटी ख़त्म हो चुकी है, अब हिस्ट्री शुरू हुई है, तो ये बाइलिंगुअल है। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उससे जुड़ जाइए जल्दी से फटाफट। और जल्दी से ये हम लोग शुरू कर लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है हिस्ट्री के बाद हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। तो इसलिए आप लोग एक भी मिस मत किया करिए, पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखा करिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। डायरेक्टली भी मिलेगा और इनडायरेक्टली भी मिलेगा, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि लगभग किसी भी टॉपिक पे लगभग जो है, अगर हर टॉपिक पे बनेगा तो कम से कम एक सब्जेक्ट पे 5 से 1000 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। जैसे पॉलिटी ख़त्म हो गया तो कम से कम 500-700 क्वेश्चन वहाँ पे इकट्ठा हो गए, तो अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला। तो अब हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे। हिस्ट्री का शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द कल्टिवेशन ऑफ सिरिल्स, मतलब ये प्रागैतिहासिक काल, मतलब इंडस वैली से पहले से जो काल था प्रागैतिहासिक वाला, वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया है। इसका जो अगला वीडियो है वो इंडस वैली पे है, यानी कि सिंधु सभ्यता पे, तो वो अगला वीडियो होगा। तो अभी हम लोग जो प्रागैतिहासिक काल, इसको प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं, उससे शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है द कल्टिवेशन ऑफ सिरिल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन विच पीरियड, यानी कि अनाज की खेती सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या आद्य इतिहास काल में हुई थी? प्रोटो हिस्ट्री, इसको आद्य इतिहास भी बोला जाता है। तो अगर इसमें से पूछा जाए कि कृषि सबसे पहले कब शुरू हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी कि नवपाषाण काल। तो कृषि पहले क्या होता था, लोग खाते पीते थे, पर स्थायी कृषि तब तक शुरू नहीं हुई थी। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि लोग एक जगह रुकने लगे और कृषि करने लगे, और इसके बाद में नवपाषाण काल से ही कृषि आरंभ सर्वप्रथम इसी काल से देखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन मेसोलिथिक पीरियड? देखो, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जो मध्यपाषाण काल था, जिसको मेसोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, मतलब जिनको नहीं पता उनको बता दूं, पेलियोलिथिक, पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्यपाषाण काल और नियोलिथिक, यानी कि नवपाषाण काल। ये 3 काल हैं जिसमें हमारा पूरा इतिहास विभाजित है। और फिर उसके बाद में जब आगे आगे हम लोग जैसे जैसे इतिहास के एमसीक्यू सीरीज शुरू करेंगे, तो वैसे वैसे आगे हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पशुपालन का जो शुरू हुआ है, उसके साक्ष्य सबसे पहले तो एक तो मेसोलिथिक साइट से मिले हैं। मेसोलिथिक मतलब मध्यपाषाण काल से। तो इसमें पूछा गया किस मध्यपाषाण कालीन जो जगह है, वहाँ से कहाँ से पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य मिला है? तो इसका ऑप्शंस में है बागौर है, बोरी है, लखनिया है, सराय नहर्रा है। तो ये जो साइट्स दी हुई हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से ही दे दिया, आपको नाम थोड़ा पटे लग रहे होंगे। ये अलग अलग कुछ मेसोलिथिक साइट्स हैं, कुछ नियोलिथिक साइट्स हैं, यानी कि नवपाषाण कालीन है, कुछ मध्यपाषाण कालीन है। तो ये मैंने ऑप्शंस में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बागौर। बागौर में सब मेसोलिथिक साइट है, मध्यपाषाण कालीन जगह है, जहाँ से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको मिस प्लीज़ मत करिए। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 ह्यूमन स्केलेटन इन ए सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड, मतलब किसी एक कब्र से 3 मानव कंकाल किस जगह से प्राप्त हुए हैं? ये वही क्वेश्चन बनाए मैंने जो पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन तो 100-200 भी बन सकते हैं,
बट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली मिलेंगे, इसीलिए इसको मत, आपको जो पढ़ना है पढ़ते रहिए, पर साथ साथ इन क्वेश्चंस की सीरीज़ को भी आप फॉलो करते रहिए। तो सीधे बात पूछा गया है कि कहाँ पे 3 मानव कंकाल को एक ही कब्र से पाया गया है, तो इसका ऑप्शन में मदहा, सराय नहर राय, लंगराज, दमदमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दमदमा। दमदमा में 3 मानव कंकाल एक साथ एक ही कब्र में मिले हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। थोड़ा बोरिंग है पर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन। अब देखिए यही क्वेश्चन फिर से आ गया, मैंने जो ऊपर डिस्कस किया था कि पशुपालन किस काल से प्रारंभ हुआ। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल, जिसको लोअर पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, उच्च पुरापाषाण काल या अपर पैलियोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं, या मध्य पाषाण काल, जिसको मेसोलिथिक भी बोलते हैं। ऊपर मैंने बताया है कि जो पशुपालन जो बागौर से मिला है वो मेसोलिथिक साइट है। तो मेसोलिथिक अगर जहाँ काल पूछा गया है तो आपको मेसोलिथिक पता होना चाहिए, तो यह कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। मुझे पता आप लोग बहुत होशियार हैं, इसको फटाफट कर ही देंगे, तो मेसोलिथिक बस याद रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया इज़ फाउंड इन विच प्लेस। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य किस जगह से प्राप्त हुआ है। मतलब मानव का साक्ष्य सबसे पहले तो आपको पता ही है भारत के बाहर भी प्राप्त हुआ है, पर यहाँ सवाल पूछा गया है भारत से। भारत में किस जगह से प्राप्त हुआ है, नीलगिरी की पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है, या शिवालिक पहाड़ियों से प्राप्त हुआ है, या नल्लामाला पहाड़ियों से हुआ है, या नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिए जब कभी भारत पूछा जाए तो उसका उत्तर अलग होगा, जब आपसे पूछा जाए विश्व में कहाँ पाया गया तो उसका उत्तर अलग हो। तो यहाँ प्रश्न में जो है भारत पूछा गया है, तो इसका उत्तर नर्मदा घाटी हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका नर्मदा घाटी है। सर्वप्रथम यहीं से ही मानव के साक्ष्य मिले हैं। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज। मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाना पहला अनाज कौन सा था। ये सब इंटरेस्टिंग है, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। अच्छा पहला साग कौन सा था, गेहूँ था, क्या था। तो गेहूँ तो बिल्कुल भी नहीं था, आप लोग गेहूँ बिल्कुल मत मारिए। चावल था, जौ था, या सोरगम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्ले। ठीक है, पहला अनाज जो था ये जौ था। ये मानव के द्वारा पहली बार, जिसको बार्ले भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये अनाज पहली बार इस्तेमाल किया जाने वाला मानव द्वारा पहला अनाज था। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम। अब देखो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए। कृषि कब शुरू हुई ये आपको पता होना चाहिए, न्यूलिथिक साइट में। ऊपर हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन वही डिस्कस किया था। अब इसमें यहाँ सवाल पूछा गया है कि एग्रीकल्चर का जो कृषि का सर्वप्रथम भारतीय उपमहाद्वीप में साक्ष्य कहाँ से मिलता है। कोल्डीवा, लोहरादेव, मेहरगढ़, तोकवा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग अगर गेस करेंगे तो इसका आंसर लोहरादेव हो जाएगा। पहले इसका आंसर अगर लोहरादेव ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग उसको याद रखिए, तो इसका आंसर मेहरगढ़ होगा जो कि बलूचिस्तान में है। अगर लोहरादेव नहीं है तो, अगर लोहरादेव ऑप्शन में है तो फिर इसका आंसर लोहरादेव ही होगा, ये अपने इंडिया में ही है। तो भारतीय उपमहाद्वीप पूछा गया है और इसका आंसर लोहरादेव ही होगा। तो आप लोग इसको ध्यान से नोटिस करते रहिए, अगर नहीं है तो मेहरगढ़ होगा। 8वां क्वेश्चन देख, नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। मतलब स्थायी जीवन के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले धौलवीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगन, मेहरगढ़। तो आपको ये अजीब से भले ही लगें, लेकिन ये साइट्स हैं। अब जब आप हिस्ट्री याद करेंगे तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा, तो बस इसको रट डालिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट ही है। तो स्थायी जीवन के साक्ष्य सबसे पहले आपको मिले हैं मेहरगढ़ से, इसका आंसर डी हो जाएगा। मेहरगढ़ आपका है बलूचिस्तान में। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज कैलकोलिथिक एज। निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। पुराना पाषाण युग, नया पाषाण युग, ताम्र युग या लोहा। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है उन दोस्तों को बता दूं, ताम्र पाषाण का मतलब होता है जो यंत्र यूज़ किए जाते थे या हथियार या औजार यूज़ किए जाते। ताम्र मतलब तांबा होता है, मतलब तांबा। पाषाण मतलब हो गया पत्थर। तो जो पत्थर और तांबे को मिला के जब कोई भी उपकरण बनाए गए तो उसको ताम्र युग बोला गया। तो अब यहाँ अब सीधा सा पूछे ताम्र पाषाण काल को, अब नया पाषाण पुराना पाषाण तो होगा नहीं,
लौह युग भी नहीं होगा क्योंकि ताम्रपाषाण के समय तक लोहा का आविष्कार ही नहीं हुआ था। तो सीधा सीधा ताम्र युग ही हो जाएगा, क्योंकि तांबा और पत्थर को मिला के ही इस युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको ताम्र युग भी बोला जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देख लेते हैं। मेगालिथ्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, महापाषाण काल कैसे पहचाने जाते हैं? एकांतवास की गुफा जो होती है, केव्स ऑफ हर्मिट, जो एकांतवास में रहते हैं, गुफाओं के द्वारा पहचान होती है। दफन करने वाली जगह, मतलब उनके दफन करने वाले तरीके से उनकी पहचान होती है, या मंदिरों से होती है, या इनमें से किसी से पहचान नहीं होती है। मेगालिथ, जिन दोस्तों को नहीं पता उनको बता दूं, मेगालिथ का मेगा का मतलब होता है विशाल, महा, बहुत बड़ा। मेगा शो आप देखते हो, मेगा स्टार, मेगा मतलब जो बड़ा होता है। लिथ्स का मतलब होता है पत्थर। जो महापाषाण, ये हिंदी में उसको लिखा भी है, तो इसको मैंने तोड़ के इसलिए बता दिया आपको याद करने में आसानी और रटना ना पड़े। मेगालिथ्स की पहचान होती थी, ये दक्षिण भारत में पाया जाता था। तो इनकी मंदिरों से भी पहचान नहीं होती थी क्योंकि उस समय तक मंदिर अस्तित्व में नहीं आए थे या उस समय एग्जिस्टेंस में नहीं थे। हर्मिट्स जो होते थे, एकांतवास, गुफाओं से भी इनकी पहचान नहीं होती थी। तो इनका जो मेन इनकी पहचान होती थी, इनके जो बड़े बड़े पत्थरों से इनकी जो कब्र बनाई जाती थी, बरियल साइट्स, तो उन्हीं से इनकी पहचान होती, दफन करने वाली जगह से, कि मेगालिथ साइट है, क्योंकि इनके पत्थर इतने विशाल इस्तेमाल होते थे कि उससे आप पहचान सकते थे ये मेगालिथ या महापाषाण कालीन जगह है। 11वां देख लेते हैं। भीमबेटका इज़ फेमस फॉर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आप, यह मुझे लगता है लगभग सभी को पता होगा, सब सही करेंगे। रॉक पेंटिंग के लिए, शल जो पेंटिंग होती थी उसमें बड़े बड़े पत्थरों में जो पेंटिंग पाई गई है उसके लिए प्रसिद्ध है, या बुद्ध मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, या खनिज के लिए प्रसिद्ध है, या सोन नदी का उद्गम है इसलिए प्रसिद्ध है। तो इसको तो आंख बंद करके जहाँ भीमबेटका है उसको पेंटिंग से तुरंत आप मार दिया करिए। रॉक पेंटिंग इसका राइट आंसर है 11वें का। भीमबेटका मतलब ये भीमबेटका ऐसा है कि जहाँ सबसे प्राचीन यहाँ से पेंटिंग पाई साक्ष्य मिले हैं सीधे सीधे, तो आप लोग इसको रॉक पेंटिंग ही मानिए। 12वां देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग कहाँ के लिए फेमस है? जाहिर सी बात है, पेंटिंग का मैंने बोला ऊपर भीमबेटका बनाया था, इसी को थोड़ा मैंने घुमा के ट्विस्ट करके दूसरा MCQ बना दिया है क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बनाया है। प्राग ऐतिहासिक कला के लिए प्रसिद्ध कौन सा? अजंता है? नहीं, क्योंकि गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। अमरावती, ये भी नहीं है। बाघ की गुफाएं हैं, आपने सुना होगा, ये भी नहीं है। पेंटिंग के लिए सिर्फ भीमबेटका ही प्रसिद्ध है प्राचीन, तो इसका आंसर भीमबेटका ही रहेगा, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिए। 13th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मतलब UGC नेट से लेके PCS से लेके SSC से लेके लगभग सभी एग्जाम में मैंने क्वेश्चन को देखा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ फ्रेम कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ यील्डेड स्केलेटन ऑफ डॉग अलॉन्ग विथ ह्यूमन स्केलेटन्स इन बरियल? मतलब इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है? ठीक है, तो पहली बात तो बता दूँ, अच्छा पहले ऑप्शंस देख लें। ब्रह्मगिरी में मिला है, चिरांद में मिला है, बुरझोम में मिला है, या मास्की में मिला है? तो इसमें से कहाँ मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है? तो सबसे पहले तो ये बता दूं इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर बुरझोम होगा, याद कर लीजिए। अगर इसको दूसरे तरीके से पूछा ऐसे भी जाता है जहाँ पे गड्ढे में मानव कंकाल और कुत्ता मिला है तो तब भी बुरझोम आएगा। बुरझोम जम्मू एंड कश्मीर की एक न्योलिथिक नवपाषाणकालीन जगह है, तो ये नवपाषाणकालीन पूछा जाए तब भी बुरझोम आएगा, कुत्ते और मानव कंकाल पूछा जाए तो भी बुरझोम, मतलब कैसे भी घुमा फिरा आदमी और कुत्ता अगर जुड़ा हुआ है तो बुरझोम आप सीधे सीधे गेस मार दीजिए, एकदम बुरझोम ही उसका राइट आंसर होगा। 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास ए मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड? मतलब विंध्य क्षेत्र के शैलवास से अधिकतम मानव कंकाल मिले हैं। मतलब विंध्य क्षेत्र अगर पूछा जाए, आपको पता ही है नर्मदा घाटी में सबसे पहले मानव का अस्तित्व के होने का साक्ष्य सबसे पहले नर्मदा घाटी में मिला है। विंध्य क्षेत्र भी वही क्षेत्र है। तब इसमें सवाल थोड़ा घुमा के पूछा गया है, विंध्य क्षेत्र में कहाँ से मानव कंकाल सबसे ज़्यादा मिले हैं? लेखिया, घगरिया, बगाहीखोर, मुराना पहाड़, ये सारी जो जगह हैं ये विंध्य क्षेत्र की ही जगह हैं, पर इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए रहेगा, लेखिया। लेखिया से यहाँ सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हुए हैं, ये याद कर लीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। 15 क्वेश्चन देख लीजिए। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग अपने घरों के नीचे अपने प्रियजनों को किस दिशा में दफनाते थे?
देखिए ताम्रपाषाण में सबसे जो पहचान हुई है, उसकी एक पहचान ये भी थी कि लोग जो अपने जानने वालों को, माता पिता या परिवार वालों को दफनाते, सबसे पहले तो अपने घर के नीचे ही दफना देते थे। दफनाने के बाद उनका जो दफनाने की दिशा होती थी, वो किस दिशा में उनका सर होता था और किस दिशा में उनके पैर होते थे। तो सवाल में ये पूछा गया है कि अब अगर इसको दूसरे तरीके से पूछा जाए, ताम्रपाषाण संस्कृति में लोग अपने मतलब लोग दफनाते थे, किस दिशा में दफनाते थे। अगर महाराष्ट्र वारास हटा दिया जाए तो भी उसका आंसर यही होगा। सीधा सीधा ताम्रपाषाण पूछा जाए या यहाँ महाराष्ट्र में पूछा गया है, तो इसको ऐसे देख लेते हैं, क्या उत्तर दक्षिण दिशा में, या पूर्व पश्चिम दिशा में, या दक्षिण उत्तर दिशा में, या पश्चिम पूर्व दिशा में। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि आज भी अगर जो लोग पुराने उनके घर में बुज़ुर्ग लोग होंगे, वो हमेशा बोलते हैं कि पैर हमेशा दक्षिण की तरफ मतलब करके नहीं सोना चाहिए, या उत्तर की तरफ सर करके सोना चाहिए, ऐसे करके। तो इसका राइट आंसर उत्तर दक्षिण ही हो जाएगा। ये बेसिकली उत्तर को सर और दक्षिण को पैर, ऐसा माना जाता है। ये मान्यता वहीं से है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तभी उसके पैर जो है दक्षिण दिशा में करने चाहिए, अन्यथा नहीं करने चाहिए। तो ठीक है, यही है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए इसी तरह। अगला जल्दी से वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पे आएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपका सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग ही हमारे लिए मोटिवेशन रहता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।